In accordance with the requirements of IFRS, prepare a note for inclusion in ZL's financial statement for the year ending 31 December 2018 in respect of above intangible assets. Total column is not required. Zinc Limited, a broadcasting company, uses revaluation model for subsequent measurement of its intangible assets wherever possible. Following information pertains to ZL's intangible assets. एक बात आगे की बता रहा हूं आपको। एक लाइन असल में सवाल में दी हुई है। सवाल में कोई प्रोजेक्ट है तो उसने बताया कि हमें एक ऑफ़र मिल गई 170 मिलियन की कि कोई हमारे से आके ये ख़रीदने को तैयार है। तो इस लाइन की वजह से बच्चे समझते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है तो मार्केट के अंदर इसकी ये वैल्यू है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि रिवैल्यूएशन मॉडल इस स्टैंडर्ड में नहीं लगाया करना। ये स्टैंडर्ड को पसंद नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 की तरह, लेकिन बहुत रेयर सर्कमस्टांस में ये स्टैंडर्ड इजाज़त दे देते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाने की। इसलिए ICAP ने भी लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दो जहाँ कहीं लगे, लेकिन वो सिर्फ तब देते हैं जब वो इनटेंजिबल एक्टिव मार्केट में बिकता हो, और इनटेंजिबल्स एक्टिव मार्केट में नहीं बिकते। फिशिंग लाइसेंस मार्केट से नहीं मिलते, वो आपको गवर्नमेंट से ही जाके लेने पड़ते हैं। इसी तरह जो है वो कोई फार्मूला है मार्केट से नहीं मिलते, सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं मार्केट से, एक्टिव मार्केट उनकी होती है, मिलते भी हैं मार्केट से। तो इनटेंजिबल्स को हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, रिवैल्यू सिर्फ तब करेंगे जब वो एक्टिव मार्केट है। IAS 16 में ये मसला नहीं था, क्योंकि IAS 16 में लैंड की भी मार्केट है, बिल्डिंग्स की भी मार्केट है, प्लांट्स की भी मार्केट है, लेकिन इंटेंजिबल्स की नेचर ऐसी है कि उनकी मार्केट्स नहीं है। इसलिए IAS 38 में स्टैंडर्ड ने कह दिया हुआ है कि रिवैल्यू ना किया करो चीज़ें, लेकिन अगर उनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो फिर आपको इजाज़त है रिवैल्यू करने की। अच्छा, कोई बंदा अगर मुझे आके कह दे कि मेरी चीज़ 170 की है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट में बिक रही है। एक्टिव मार्केट वो होती है जहां सुबह शाम बायर और सेलर आ रहे होते हैं। किसी ने आके मुझे कह दिया कि मेरी चीज़ इतने की है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये रिवैल्यूएशन की डिस्कशन में इसको देखेंगे, ये तफसीलन बात क्या है, लेकिन आज के सवाल में हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और इसके अलावा और किसी एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट नीचे दी ही नहीं। तो ये लाइन पता नहीं क्यों ICAP ने डाली हुई है कि जहां पॉसिबल हो, इसलिए उसने लिख दिया जहां पॉसिबल हो वहां रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दें, वरना लगाने की जरूरत नहीं। चलें जी, शुरू करें। नोट का फॉर्मेट वगैरह और जो जो भी आप बनाते होते हैं, क्या नाम है इसका? जिंक लिमिटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड इधर ही लिखना है आगे, फॉर दिसंबर 31 2018, इस तरह लिखा गया है। ठीक है, नोट नंबर 7। इंटेंजिबल्स। चलें जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये लफ्ज़ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कभी कॉस्ट होती है और कभी रिवैल्यूड अमाउंट होती है, तो इस वजह से यहां लफ्ज़ लिखा जाता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। accumulated amortization। डन, आगे चलें जी। ओपनिंग एडिशंस पर
परचेस्ड, कोई डिस्पोजल नहीं है आज के सवाल में। सवाल पूरा पढ़ सकता था मैं पहले, लेकिन बस ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम सेव किया। क्लोजिंग, accumulated amortization, opening amortization expense और क्लोजिंग। पहले की कॉस्ट निकाल लें। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, पहला पॉइंट पढ़ लें। बुक किधर है आपकी? आज ले लें। जी, कितनी कॉस्ट निकली है? क्यों नहीं निकाली? फर्स्ट डे आज तो मैंने तो जिनका भाई फर्स्ट डे है वो अभी क्लासें ना लें और घर जाएं, 2-2 करके लेक्चर कवर करें और फिर जिस दिन क्लास के साथ मिल जाए तब आएं। अभी भी टाइम है, अगर और थोड़ी सी सुस्ती करेंगे तो मसला हो जाएगा। अगला स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले आपका ये वाला 2-2 दिन 2-2 लेक्चर लेके कवर हो जाना चाहिए। हो सकता है इसी हफ्ते में किसी दिन अगला स्टैंडर्ड भी शुरू हो जाए। ओके, ऑन 1 जनवरी 2018 को ZL बॉट एन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ZL ने बाय किया है इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बाय किया है या खुद बनाया है? बाय किया है फॉर 90 मिलियन, जिसमें उसने रिसर्च के कितने पैसे पे किए? 30, और डेवलपमेंट के हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 का बस इसने खरीद लिया है, तो ये पूरा कैपिटलाइज होगा, इसमें मसला नहीं था। मसला अगली फिगर्स में था। फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन दिस प्रोजेक्ट, फर्दर रिसर्च, आगे लफ्ज़ जो मर्जी लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिसर्च, अच्छा अभी इंटेंज वो नहीं चल रहा, वेबसाइट आएगी, वेबसाइट है नीचे वाले सवाल में वेबसाइट। तो अभी तो नॉर्मल IAS 38 जो हम पढ़ते थे। तो इस 10 को क्या करेंगे बोले? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट 48। अच्छा मुझे बताइए, 1 जनवरी को हमने बनी बनाई रिसर्च डेवलपमेंट खरीद ली, तो फिर खुद कब रिसर्च डेवलपमेंट शुरू कर दी होगी अपने वाली? 1 जनवरी से ही।
यकम जनवरी को सुबह 9 बजे खरीदी होगी, 10 बजे हमने कहा होगा अपने साइंसदानों को चलो यार काम शुरू करो। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बट वाज ओनली मेट ऑन यकम मार्च। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ? यकम मार्च से। यकम जनवरी 18, 31 दिसंबर 18। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ? यकम मार्च 18 को। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन यकम मार्च 18। ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट इज 31 अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके गाइस, you are more attentive than me, mashallah. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। All costs are incurred evenly from यकम जनवरी till project completion, that is 31 अगस्त। All costs are incurred evenly from यकम जनवरी till 31 अगस्त। इस सवाल ने में ना उसने ये तो बता दिया कि डेवलपमेंट का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ, उसने ये नहीं बताया रिसर्च कब खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई। ये सवाल में मसला आया था इस अटेम्प्ट में, ये नहीं बताया रिसर्च कब शुरू हुई, डेवलपमेंट रिसर्च खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई। अच्छा, कुछ बच्चे ना बिला वजह एज्यूम करते हैं कि ये 10 रुपये का खर्चा इन 2 महीनों में हुआ है और ये 48 रुपये का खर्चा इधर हुआ है। हालांकि सवाल थोड़ा सा अजीब आया है इस अटेम्प्ट में, इसको मैं अजीब सवाल कहूंगा। सवाल थोड़ा सा अजीब आया, आज तक ऐसा सवाल नहीं आया था। ऑल कॉस्ट, ऑल का मतलब तो फिर ऊपर वाली दोनों है। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली, यानी के 10 रुपए भी खर्च हुए और 48 इवनली। अब 10 रुपए को 2 और 6 में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 तो है ही रिसर्च। चाहे अच्छी डेवलपमेंट फेज के टाइम में ये चला, लेकिन ये रिसर्च होने की वजह से कहां चला जाएगा? एक्सपेंस में। 48 का 2/8 P&L में जाएगा और 48 का 6/8 कैपिटलाइज होगा। तो कितने लोगों ने भी कैलकुलेटर पे 48 इंटू 6/8 लिखा था? जरा हाथ खड़ा कर दें। 48 इंटू 6/8, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। इसका मतलब है कुछ जिंदगी में समझ लें ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट साथ साथ चल रही होती है। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। बहरहाल 10 रुपया अगर अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज में चला भी तो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 अपनी जात में क्या है? रिसर्च। तो सिर्फ किसको उठा लें आप? और इरेलीवेंट चीजें तो उठानी नहीं। हमारा कौन सा सवाल जनरल एंट्रीज करने के? जनरल एंट्रीज करनी होती तो फिर और बात होती। इरेलीवेंट चीजें तो उठानी नहीं। इसको कैपिटलाइज करना है 90 को, और इस 48 में से ये 48 खर्चा होना कब शुरू हुआ? इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टिल 31 अगस्त। ये कॉस्ट कितना अरसा हुई? फ्रॉम यकम जनवरी टिल 31 अगस्त, यानी ये 8 मंथ्स हुई। साथ वाले के कंधे का क्या कसूर है? अच्छा जी, आप मुझे बता दें परचेज कितने? 90। परचेज कितने? 90। और इंटरनली जनरेट 48 इंटू 6/36।
वर्किंग 1, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 126। चलें ये नोट कर लो। all costs फेयर वैल्यू और रिसर्च डेवलपमेंट सम डिफरेंट हो सकता है। बस फिर जितने भी आपने परचेज की होगी उसी पे लेंगे। कहते हैं अगर फेयर वैल्यू से महंगी या सस्ती खरीदी होती तो फेयर वैल्यू पे नहीं, फिर जितने भी बस परचेज की हुई चीज जितने पैसे देते हैं उसी पे रिकॉर्ड होती है। यानी फेयर वैल्यू 90 होती है और हम 88 की खरीद लेते हैं तो 88 पे रिकॉर्ड होती है। अच्छा जी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो लीगल लाइफ दी हुई है या सिर्फ यूजफुल? तो शॉर्टर के चक्कर में पड़े या खाली यूजफुल लाइफ को ले लें? चले अमोर्टाइज करें। कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4.2। बीवी नहीं चाहिए मुझे भी। ओके चलें आगे। अच्छा जी, आखिरी लाइन पढ़ें। और 31 दिसंबर 2018 किसी ने हमें ऑफर मारी है या बाजार में ले गए तो ये चीज इतने की है? इसका मतलब है मार्केट तो नहीं है। तो छोटा सा आपने समझने के लिए लिख लें। मुझे पता है मैंने रिवेलेशन अभी आपको पढ़ाई नहीं इस टॉपिक में, लेकिन छोटा सा लिख लें अगर वो मेरा कॉन्सेप्ट याद रह गया है। और मैं क्या लिखवाने लगा वो भी हाथ खड़ा करके कोई बता दे। हाँ, इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है, ये तो किसी की तरफ से ऑफर है इसलिए रीवैल्यू नहीं करेंगे। इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं। एक्टिव मार्केट क्या होती है? जहां सुबह शाम खरीदार बेचने वाले आ रहे हो, चीजें खरीद रहे हो। आलू की मार्केट है, बाकी चीजों की मार्केट है, सॉफ्टवेयर की मार्केट है। इंटेंजिबल की या इस इंटेंजिबल की? इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है, ये तो किसी की तरफ से ऑफर है। ऑफरों को ज्यादा लिफ्ट ना कराया करें। ये तो किसी की तरफ से क्या है? ऑफर है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि कल अफ्तारी, अच्छा पॉइंट नंबर 2, क्या खाया था कल अफ्तारी में? हलीम। माशाल्लाह। पॉइंट नंबर 2, पढ़ लें जी सारा। पॉइंट नंबर 2, मैं पॉइंट 2 खोल दूं या वेबसाइट कॉस्ट वाला सफा खोल दूं, जो भी आप पसंद करें। ये वाला खोल दूं? चलें ठीक है, फिर पॉइंट 2 फिर आपके पास है। पॉइंट 2 आपके पास खुला हुआ है, मैंने वेबसाइट कॉस्ट वाला सफा खोला हुआ है। क्या करना है? एसी के परों को ऊपर कर दो भाई। इस पे कैसी बात है? ओके अच्छा माय डियर, कुछ समझ आ गया? क्या कैपिटलाइज होना है, क्या एक्सपेंस में जाना है? मुझे कॉस्ट बता दें कैपिटलाइज होने की कितनी निकाली आपने। इंटेंजिबल कितने का बना है वेबसाइट कॉस्ट?
बताना शुरू करें। 16 और जी कोई बताए। 17 और कोई बताए। 7 और कोई बताए। हाँ जी 5 18 11 एमसीक्यूज में भी ऑप्शंस 3-4 ही होती हैं, आप लोग तो उससे भी आगे निकल गए हैं। अलग-अलग करवाने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो टोटल करके बताएं, वेबसाइट की कॉस्ट कितनी है। वेबसाइट की कॉस्ट कितनी है। 44 तो बहुत ज्यादा होगी। 39। अच्छा माय डियर, अब आप जो भी बता रहे हैं मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। कोई एक चीज एक्स्ट्रा डाल रहा होगा, कोई 2 चीज एक्स्ट्रा डाल रहा होगा, उसके उतने मार्क्स कट जाने हैं। ये मतलब नहीं है कि आप लोग अगर कॉस्ट गलत निकालेंगे तो आपके सारे मार्क्स ही कटने हैं। जिन जिन चीज़ों को कॉस्ट में आप सही डालेंगे वर्किंग में, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, इनको नहीं डालेंगे उनके नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट जवाब आना मेरे लिए तो कोई अनहोनी बात नहीं है, मेरे साथ तो कई सालों से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 2018 ZL launched its new website for online streaming of TV shows, movies and web series. The website's content, अब बता दें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज का क्या मतलब है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है या ऑनलाइन लोग देख भी सकेंगे चीजें। तो ये तो फिर सेल ऑफ मूवीज और सारा हो रहा है। अच्छा, वेबसाइट नेटफ्लिक्स टाइप पता नहीं, जो भी समझ लें। द वेबसाइट्स कंटेंट इज आल्सो यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स। मेन पर्पस ये नहीं है। नेक्स्ट, the website was developed internally and alhamdulillah met the recording criteria as an, तो वो मसला नहीं है। और तो इधर मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया दोनों ही समझ लिया करें। कॉस्ट कैन बी मेड अवेलेबल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, और वो जो 6 क्राइटेरिया डेवलपमेंट के थे वो सारे अल्लाह का शुक्र है पूरे हो रहे हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर एज फॉलोस। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी is a planning phase, I think is a planning phase, so it should be, किधर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, ये, so it is a planning phase, so it should be evaluating alternative products, यहां लिखा हुआ है ना, so it is an expense। अच्छा, ये ना वेब सर्वर हम परचेज कर रहे हैं, वी आर वेरी रिच पीपल। 1,60,00,000 रुपए का वेब सर्वर हमने परचेज कर लिया है। माय डियर, वेब सर्वर इज नॉट अ वेबसाइट कॉस्ट। और उधर भी वेब सर्वर का खरीदना नहीं लिखा हुआ था, उधर ये लिखा हुआ था वेब सर्वर के ऊपर कोई चीज इंस्टॉल वगैरह करना। तो माय डियर, वेब सर्वर खरीदना इज एन IS 16, वेब सर्वर खरीदना इज एन IS 16। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ना, आज मैं आपको एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेब सर्वर का परचेज करना SIC 32 में नहीं गिरता। वो मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाई नहीं थे ना, इस वजह से आप लोगों के जहन में नहीं आया था। लेकिन किसी एक के जहन में अगर आ गया था तो ये मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ, किसी एक के जहन में आ गया था कि वेब सर्वर कोई टेंजेबल टाइप चीज है और ये वेबसाइट नहीं है, किसने इसको फिर कॉस्ट में नहीं डाला था। देखें, अब ये वेब सर्वर एक चीज आ गई है, इस पे सिर्फ वेबसाइट का डेटा सेव नहीं होगा, अब हजारों किस्म का और डेटा भी हम सेव करेंगे, और वेब सर्वर को आइंदा कोई वेबसाइट लॉन्च की उसके लिए भी यूज करेंगे। तो ये कोई वेब सर्वर ऐसी चीज नहीं है जो कि वेबसाइट की कॉस्ट है। वरना यहां कहीं लिखा होता परचेजिंग वेब सर्वर, यहां नहीं लिखा हुआ परचेजिंग वेब सर्वर। और थोड़ा सा आप सब्र कर लें, मैंने इसकी एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाई, मैं आपको एक्सेप्शंस आज पढ़ाऊंगा पेज 229 पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि परचेजिंग द सर्वर SIC 32 डज नॉट अप्लाई। तो लिख लें माय डियर, ये PPE है, इस पे क्या लगेगा
IS, तो यहां से क्रॉस कर दे, यानी कि इसको इंटेंजिबल के कॉस्ट पे नहीं डालना, हमारे सवाल के लिए रेलेवेंट है। हमने नोट किसका बनाना है, IS 16 का या IS 38 का? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हों तो आपने देखना होता है हार्डवेयर सिग्निफिकेंट है या सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट है। तो अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बो में मिल रहे हो, जैसे कंप्यूटर के साथ उसका सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसको तो मैंने कहा था सॉफ्टवेयर में डालना ही नहीं, वो तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मोबाइल के साथ एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आ जाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को उसी IS 16 में डाल दें। एक्यूजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब सर्वर। अब बताएं ये वाली कॉस्ट सिग्निफिकेंट है या नीचे वाली कॉस्ट सिग्निफिकेंट है? ऊपर वाली। इसका मतलब है मेन पैसे हम हार्डवेयर के दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के, इसलिए ये उसके ताबे होने की वजह से IS 16 में गिर जाएगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का खरीदना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का खरीदना। अच्छा, एक चीज और है, वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लगवाया हुआ है, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो अलग डिस्कशन है, उसको आपने नहीं अभी पढ़ना। इस पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको नहीं अभी आप लोगों ने पढ़ना घर जाके, मैंने पढ़ाया ही नहीं इसको। तो बताएं जी, अगर कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते थे उसके साथ विंडोज आ जाती थी, तो मेरे ख्याल से मैंने कहा था लैपटॉप का हार्डवेयर सिग्निफिकेंट है, तो फिर विंडोज को भी उसी में जाने दें। और अगर सॉफ्टवेयर सीडी में खरीदते थे तो सीडी साथ आ जाती थी, लेकिन सीडी 50-60 रुपए वाली चीज है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10-12 हजार वाली चीज है। गेम की सीडी 50 रुपए की है और गेम उसमें जो है वो 20,000 रुपए की है, तो फिर किसको सिग्निफिकेंट लेंगे? सॉफ्टवेयर को, गेम को। लेकिन अगर मोबाइल खरीदने साथ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आ जाए तो मोबाइल सिग्निफिकेंट है। इधर 17 मिलियन वाली चीज खरीदी, 16 मिलियन वाली 7 मिलियन वाली आ गई, तो सिग्निफिकेंट क्या है? इसलिए इसको भी किस में गिरा देंगे? दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे तो आगे तो वही प्रोग्राम है वो जो कंपेयर करने वाला, इसलिए इसको भी IS 38 के स्कोप से ही निकाल दें बाहर। स्ट्रेस टेस्ट, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स ढूंढे, ये वाला, इसको क्या करें? कैपिटलाइज। स्ट्रेस टेस्टिंग, अब आगे पीछे अल्फाज तो ICAP ने डालने हैं ना, टू इंश्योर दैट वेबसाइट ऑपरेट्स इन द इंटेंडेड मैनर, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा तो उसने पंगा लेना है। और उसके बाद डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ, ओ जाने दे यार, एक्सपेंस, खुदा के लिए किसने बोला एक्सपेंस? हाँ जी, नहीं एडवर्टीजमेंट तो वो बताएगा फिर। हाँ बोलो, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। नहीं, ये नीचे वाली लाइन इसके साथ नहीं है माय डियर, ये नीचे वाली लाइन इसके साथ नहीं है। इन सब के सामने ऐसे तो नहीं डली हुई लाइनें, इन सब के साथ ये वाली लाइनें हैं। तो वेब पेज की अपीयरेंस डिजाइन करना, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, यहां से पढ़ना शुरू करें। दीज विल बी कैपी, लेकिन अगर वेब पेज डिजाइन करते हुए, ग्राफिक्स डालते हुए साथ किसी प्रोडक्ट की तस्वीर भी डाल दी, वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। क्लियर होगी ये बात? तस्वीर के फोटोग्राफर के पैसे वो एक्सपेंस है। चलें जी, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज को क्या करना है? कैपिटलाइज। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, ये यहां से उसने लफ्ज उठाया, लेकिन लफ्ज को चेंज कैसे कर दिया? डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, जिसको हमने यहां किस नाम से पढ़ा था? कंटेंट डेवलपमेंट। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जो कंटेंट डेवलप करना है, जो लोगों ने देखना है, वो तो हमारी मेन कॉस्ट है वेबसाइट की।
लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आपने कोई कंटेंट डेवलप किया है तो इसको एक्सपेंस में डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट के सारे खर्चे कहाँ जाने हैं? एक्सपेंस में। और एडवर्टाइजिंग ऑफ वेबसाइट, जी बोले, इसको भी कहां डालने? इन दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में फर्क समझ लें, इसको तो कैपिटलाइज करना है। इन दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में फर्क समझ लें। एक होता है बच्चे को कॉलेज लाना, इसके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट है, वो एफएससी के पेपर्स के बाहर कॉलेज वाले पंफलेट छापेंगे। एक होता है आए हुए बच्चे को कहना कि तुम FAR2 पढ़े हो, ऑडिट भी पढ़ लो, ये पढ़े हो ये भी पढ़ लो, ये अलग एडवर्टाइजमेंट है। एक होता है अपनी वेबसाइट तक लाना, एक होता है वेबसाइट पे लाकर एक प्रोडक्ट खरीद ले तो दूसरी प्रोडक्ट्स भी उसको बताना। अब देख लें ये दोनों एडवर्टाइजमेंट्स कौन सी लग रही हैं आपको? नीचे वाली एडवर्टाइजमेंट कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ, आपने घर में बादाम का तेल, रोगने बादाम, बादाम का तेल बनाना शुरू किया। अब उसके लिए आपने वेबसाइट बनाई www.badam.com। अब वो किसी को पता ही नहीं दुनिया में, तो आपको उस वेबसाइट तक लाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उसका नाम क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेबसाइट। और जब उस वेबसाइट पे कोई आ गया तो आपने कहा बादाम के तेल के साथ अमेरिकन बादाम भी हम बेचते हैं, तो उसका नाम होगा कंटेंट डेवलप करना, उस बादाम के बारे में लिखना ताकि आप उसकी प्रोडक्ट्स खरीदें। तो हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारी कोई प्रोडक्ट एक यही तो नहीं है, हमारी पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी। हम कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, इसके अलावा आगे कोई पता नहीं लाइसेंसेस भी हमने चीजों के लिए हुए हैं। तो हम तो अपनी हर किस्म की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो कंटेंट डेवलपमेंट होगी फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस जो होगी, एक तो है ना फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो नहीं फॉर जिससे लगे कि एडवर्टाइजमेंट होनी है प्रोडक्ट की, तो वो कंटेंट डेवलपमेंट कहां जानी है? वैसे भी सिंपल रूल ऑफ थंब है, एडवर्टाइजमेंट कहां जाया करनी है? एक्सपेंस में जाया करनी है। तो कंटेंट डेवलपमेंट वैसे तो कहां जाती है? कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट कैपिटलाइज। लेकिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज हो तो वो एक्सपेंस में चली जाती है। डन। अब बता दें किसकी एक गलती हुई थी? 1 2 3 4, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। किसकी एक गलती हुई थी? किसकी 2 गलतियां हुई थी? 2 गलतियां। ठीक है, आगे वाले रहने दें, बस बहुत ज्यादा हो गई। कम से कम ये तो सबका ही ठीक होगा, ये भी सबका ही ठीक होगा। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है, तो बाकी तो फिर ओके। छोड़ने के नंबर असल में इस तरह होंगे कि जो आप चीजें पिक कर रहे होंगे उसके वो मार्क्स रखेगा। पिक करें जी। 2 3 5 11। कितने लोगों का ये 21 आया था जवाब? 1 2 स्टूडेंट्स का आया था। वर्किंग नंबर 3। वैसे तो हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी क्लास में बताया था हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहां ले जाएंगे और वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे तो उसको पता चल जाएगा ये कौन सी फिगर निकाल के लाया। लेकिन फिलहाल हेडिंग दे दें। वेबसाइट कॉस्ट बोलें जी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इतनी तफसील नहीं देनी कि फिर चीज़ों का नाम लिखें एक करके 4 नाम और ऊपर स्टेटमेंट है नहीं बन रही पेपर में। आईकैप तो भाई ये भी नहीं कर रहा, वर्किंग्स भी नहीं कर रहा। आईकैप थोड़ी सी जगह यहीं बनाता है और ब्रैकेट में 2 + 3 + स्टार भी नहीं, बीच में ही ठोक रहा होता है चीजें, बस छोटी छोटी ब्रैकेटें लगा के, बस खत्म। उन्हें नोट बनाने बस, मिनी वर्किंग्स के अंदर जाने की क्या जरूरत है? वो तो हम थोड़ा सा खुला खुला करके काम कर रहे हैं। वेब्स नहीं, अब वो 2 सिमिलर अमाउंट्स हों तो फिर आप उसके नीचे लिखते रहिएगा। अच्छा जी बोलें। 2 3 5 11, उसमें बता दीजिएगा ये 2 वो वाला है और बाकी तो फिर उसी तरह लिख दीजिएगा। अच्छा जी, जवाब 21।
हाँ, अगर ये सारे 2 होते तो फिर बता देते आप कौन कौन सा वाला 2 है। अच्छा जी, बुक किसकी है? अच्छा, भी ले लें बाकी बुक अपनी अपनी। वेबसाइट कॉस्ट कितनी होगी भाई? 20। अच्छा है, सॉरी 20। वेबसाइट कॉस्ट परचेज या इंटरनली जनरेट? टोटल मैं खुद करता हूं आज 21। लाइफ असल में शायद अमोर्टाइज इसको करना ही नहीं इस साल, क्योंकि उसने लिखे हैं 31 दिसंबर लॉन्च हुई है, 31 दिसंबर लॉन्च हुई है, तो इसलिए इसको अमोर्टाइज करना ही नहीं। अमोर्टाइज अगले साल से करना है, तो इसलिए फिर अमोर्टाइजेशन अब मैं निकालता हूं आज 0। वेब सर्वर क्या होता है? हार्डवेयर। वेब सर्वर क्या होता है? हार्डवेयर। और उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्यों उसके साथ ही डाल दिया? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। वो मेन कॉस्ट 17 उसकी थी, 16 उसकी थी, 7 उसकी थी। यहां वो मिनिमल नॉट मिनिमल वाला नहीं है कि 7 16 के बाद में मिनिमल है नॉट मिनिमल है, 16 ज्यादा है 7 कम है, बस ये बात है। वो मिनिमल तो रिन्यूअल फीस भी देखी जाती है ना। चले माय डियर, अब आप हजरात जो है वो मुझे निकाल के दे दें 0.3 की अमोर्टाइजेशन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। फिर कहीं होता है चमन में साथ वाले जैसा पैदा। जी भाई, किससे डिवाइड करना है? अमोर्टाइज करने के लिए किससे डिवाइड करना है? जी कोई बता दे भाई, किससे डिवाइड करना है अमोर्टाइज करने के लिए? कितने सालों से? 5 सालों से। हमारे साल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कह दिया है कि ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा। इट मींस कि अब इसकी लाइफ इंडेफिनिट नहीं रही, अब हम इसको अमोर्टाइज करेंगे, तो इट विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड। अब मना कर दिया गया है, रिन्यूअल आज के बाद नहीं हो सकती। चलें जी आगे, अब देखते हैं लाइफ कितनी है और अमोर्टाइजेशन कितनी है। मना कर दिया गया है, आज के बाद ये रिन्यू नहीं हो सकेगा। तो जो हमें बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब थे कि हमेशा ये एसेट मेरे साथ रहेगा, तो उसको अब जगा दें ख्वाब से। जेड हमने कहा कहानी क्या है? कहानी तो बताओ, हमें तो पता ही नहीं अभी लाइसेंस। यानी कि सड़क पे चलते चलते किसी ने आपको बता दिया कि असलम को आज के बाद जो है वो जेल से नहीं निकाला जाएगा। आपने कहा कौन असलम, क्या क्या हुआ, क्या था, बात क्या थी? तो इसी तरह चलते चलते सवाल है ना,
बात बताई नहीं उसने कि बात किसकी चल रही है। चलते चलते ना लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कह दिया कि हमारा जो लाइसेंस है ना किसी टीवी चैनल का, वो आज के बाद रिन्यू नहीं होगा। हमने कहा भाई कौन सा लाइसेंस है, कहाँ से, क्या था, कहानी क्या थी, कब खरीदा था, कब रिन्यू होता था, क्या सीन था। कहता है वो मैं बताता हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। हमने एक लाइसेंस खरीदा था इनडेफिनेट पीरियड के लिए 1 जनवरी 12 को। तो 1 जनवरी को बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब थे कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है। बाय पेइंग 150 रुपया, 150 मिलियन, 150 मिलियन दे के हमने खरीद लिया था। और मिनिमल इसकी रिन्यूअल फी थी एट एवरी 5 ईयर्स। हर 5 ईयर्स के एंड पे इसने क्या होना था, रिन्यू। तो जिस वक्त मैंने खरीदा था तो ऑन 1 जनवरी 12, जब मैं लीगल लाइफ निकाल रहा हूंगा तो लीगल लाइफ निकालते हुए मैंने ओरिजिनल लीगल लाइफ ली होगी 5 साल, रिन्यूअल फी मिनिमल है एट एवरी 5 ईयर्स। इसका मतलब है इधर भी रिन्यू होगा, इधर भी रिन्यू होगा, हर मिनिमल है, हर मिनिमल पीरियड को डाला जाएगा। एवरी 5 ईयर्स रिन्यू होगा या एक दफा 5 ईयर्स रिन्यू होगा, एवरी 5 ईयर रिन्यू होगा। इसका मतलब है पहले 5 साल 2012, 13, 14, 15 और 16 के लिए मैंने 150 मिलियन दिया है। फिर 17, 18, 19, 20, 21 के लिए मैं दूंगा पॉइंट। इस वजह से सस्ती है रिन्यूअल, तो मैं रिन्यू इसको डाल दूंगा। फिर दोबारा रिन्यू कराऊंगा, फिर मैं इसको डाल दूंगा। टीवी चैनल तो पता नहीं कितना अर्सा मैंने चलाना हो। फिर दोबारा रिन्यू होगा और इसको मैं डाल दूंगा, और ये चलते चलते नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसका मतलब है इसका टोटल हो गया, और यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन नहीं है कि मेरी इंटेंशन है इतना यूज करना। आप बता दें जी, यहां तक चलते हुए 1 जनवरी 12 को खड़े होकर मुझे बताएं मैंने क्यों नहीं अमोर्टाइज करना शुरू किया होगा। क्योंकि लीगल लाइफ, लेकिन यही लीगल लाइफ फाइनेट हो जाती अगर इधर 0.3 की जगह 70 मिलियन लिखा होता। तो मैं कहता इस साल रिन्यू नहीं कराऊंगा 70 मिलियन देके, इस साल रिन्यू नहीं कराऊंगा, वो तो टाइम आएगा तो देखूंगा, बहुत महंगी रिन्यूअल है, बहुत महंगी रिन्यूअल है। तो फिर इनडेफिनेट की जगह लाइफ आ जाती 5 साल। लेकिन अभी रिन्यूअल डाल दी क्योंकि सस्ती, रिन्यूअल डाल दी क्योंकि एक रिन्यूअल पीरियड को डालूं, या इधर सवाल में पहली दफा उसने एवरी का लफ्ज लिखा है, इसका मतलब है हर 5 साल बाद रिन्यू होगा, इसलिए मैंने रिन्यूअल डालता रहा तो लीगल। लेकिन ये कहानी कब थी, स्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 12 को यह कहानी थी। डन। अच्छा जी, बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, पांच सालों के मैंने कितने दिए, 150। फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 सालों के मैंने कितने दिए भाई। इस सवाल में मैं दे चुका हूं, मैं 18 में खड़ा हूं, बोंगी ना मारे। इस सवाल में मैं दे चुका हूं पैसे 0.3 देके मैंने कितने साल इसको इस्तेमाल किया होगा, 5 साल इस्तेमाल करने का सोचा होगा। और इधर भी मैंने सोचा होगा कि मैं कितने दूंगा, 24, 25 एंड सो ऑन। फिर मैं 5 साल के लिए और खरीदूंगा इसको, फिर मैं 5 साल के लिए और खरीदूंगा, और इधर कितने दूंगा उसके लिए। ये तो मेरे ख्वाब थे जिस वक्त मैंने इसको खरीदा। लेकिन ड्यूरिंग 2018, मेरे ख्याल से ड्यूरिंग से मुराद फिर हम 1 जनवरी 18 ही ले लेंगे। यहां पे ऑन 1 जनवरी 18 समझ लें, ऑन 1 जनवरी 18 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया। ये 17 में हमें पता नहीं था, इसलिए 17 में हमने अमोर्टाइज नहीं किया था, क्योंकि लाइफ 17 में भी इन डेफिनेट थी और 18 में भी
अच्छा, कल की क्लास में ना मैंने आपको बताना है, ये जो मिनिमल कॉस्ट होती है ना, ये एक्सपेंसेस में जाती है, इसलिए अभी आप ये ना कहिएगा कि इनटेंजिबल की कॉस्ट 150.3 है। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि जो छोटी मोटी कॉस्टें होती है ना मिनिमल कॉस्ट इनटेंजिबल को रिन्यू कराने की, उसे हम कहाँ डाल देते हैं, P&L में। तो फिलहाल मैं कॉस्ट की बहस नहीं कर रहा, वो आपसे कल करूंगा, फिलहाल लाइफ की डिस्कशन चल रही है। तो मुझे बता दें, यहां खड़े होके मुझे क्या पता था कि लाइफ, यहां खड़े होके क्या पता था लाइफ, यहां खड़े होके क्या पता चला था लाइफ, यहां खड़े होके क्या पता चला था लाइफ, 31/12/17 को खड़े होके भी क्या पता चला था, इनडेफिनेट है। और खरीदा कितने का हुआ है, पे किस दिन किया है, 150 इस दिन पे किया है। तो 150 को मैं क्यों नहीं अमोर्टाइज कर रहा हूं लैंड की तरह, क्योंकि लाइफ इनडेफिनेट है। लेकिन 18 में खड़े होके मुझे यहां पता चल गया कि इसकी लाइफ फाइनेट हो गई है। क्यों फाइनेट हो गई है, इट विल नॉट बी फर्दर। अब 150 ने मुझे कितने साल फायदा देने हैं, 4 साल, और उसके बाद रिन्यूअल की ऑप्शन ही खत्म हो गई है। हुकूमत ने बस ये लाइसेंस कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। जिनको दे दिए उनको कहा अपना अरसा पूरा करो और जाओ इधर से, ये टीवी चैनल उठा के निकलो इधर से हमारे मुल्क से। ये रिन्यूअल्स खत्म हो गई हैं। बस एक दफा जो फीस दे दी है, चलो हुकूमत आज के दिन वैसे भी खत्म कर सकती थी कि टोटली खत्म कर दो और उठाओ बिजनेस, लेकिन हुकूमत ने थोड़ा रिलैक्स रखा। हुकूमत ने कहा आज के बाद रिन्यू नहीं होगा। मैं कितना अरसा फायदा ले सकता हूं, मेरे तो ख्याल से रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स रह गई है, तो इसलिए 4 ईयर्स के ऊपर 150 को खत्म कर दें। अभी 150 को किताबों में रखे रखना और ना अमोर्टाइज करना एक ब्लंडर होगा। अभी 150 को किताबों में 4 साल रखे रखना कॉस्ट पे, इस बात का शो कर रहा होगा कि 150 वैल्यू लूज नहीं कर रहा, हालांकि 150 ने सिर्फ कितने साल फायदा देना है, 4 साल, इनडेफिनेट पीरियड के लिए फायदा नहीं देना। डन। और ये कोई प्रायर ईयर एरर नहीं है कि पीछे से पकड़ के मैं अमोर्टाइज करना शुरू करूं कि 150 को वहां से पकड़ के, ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, सर्कमस्टांसिस चेंज हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये कोई प्रायर ईयर एरर नहीं है कि रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ के 12 से इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दें। सो दैट वाज अ डायग्राम व्हिच आई ट्राइड टू प्रिपेयर। लेकिन ये वाला 0.3 भी पे नहीं हुआ था, ये तो 0.3 पे होने से पहले ही अब लाइसेंस हमारा इस दिन कैंसिल हो जाएगा बस। तो व्हेन दिस ऑर्डर अराइव्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिन्यूअल, रिन्यूअल लास्ट टाइम कब हुई है, ओरिजिनल परचेज कब हुई है, ठीक है, मैंने स्विमिंग पूल के लिए 5 घंटे बाय किए, फिर मैं 5 घंटे और बाय किए थोड़े से पैसे देके स्विमिंग पूल के लिए। जब 1 घंटा गुजरा तो उसने कहा आज के बाद और 5 घंटे बाय करने की ऑप्शन आपके पास खत्म है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ना। तो अब मुझे पता है बस ये जो मेरा खर्चा हो गया उसने 4 साल ही फायदा देना है, बाकी ये कोई प्रायर ईयर एरर नहीं है। हां, अगर सवाल में लिखा होता कि पहले दिन से ही मुझे पता था कि रिन्यू नहीं होना और अकाउंटेंट से एरर हो गई थी, वो और बात है। सवाल में कैसी लाइन लिखी हुई है कि पहले दिन से ही गवर्नमेंट ने कहा हुआ था सिर्फ एक ही दफा रिन्यू होना है, बाद में रिन्यू नहीं होना, और अकाउंटेंट को बाद में पता चला। अगर ऐसी कोई लाइन लिखी होती तो इसका नाम क्या होता कॉन्सेप्ट का, प्रायर ईयर, फिर इसको रिट्रोस्पेक्टिवली डील करते। लेकिन अभी ऐसी कोई बात सवाल में नहीं लिखी हुई। तो मुझे बताएं ड्यूरिंग 18 से मैं क्या मुराद ले लूं, 18 का स्टार्ट या 18 का एंड, स्टार्ट ले लें ड्यूरिंग 18 में किसी दिन। तो 18 में ये पता चल गया कि अब इसने सिर्फ 4 साल फायदा देना है। अब 150.3 को 4 से डिवाइड करूं या 150 को 4 से डिवाइड करूं, 0.3 की डिस्कशन कल कर लेंगे, इसको छोड़ दें, इसकी टेंशन ना लें, 0.3 की डिस्कशन कल करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं इस दिन क्या एंट्री हुई होगी, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 150 से। इस दिन खड़े होकर मुझे पता है कि एवरी 5 ईयर्स, अगले 200 साल 400 साल तक, एवरी 5 ईयर्स में 0.3 मिलियन देकर रिन्यू करा लिया करूंगा। तो यहां खड़े होकर मुझे क्या पता था लाइफ क्या है, इसलिए इधर अमोर्टाइजेशन नहीं हुई होगी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई होगी। फिर जब यहां खड़ा हुआ हूंगा फिर भी अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। 31/12/17 को भी मैंने अमोर्टाइज नहीं किया होगा क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ 18 में क्या होनी है। वो तो छठे घंटे जब मैं नहाने लगा तो फिर किसी ने आके बताया भाईजान नहा लो जिन्ना नहाना है, बस सुन मोगी गल। जी आप पूछें। हाँ जी, नहीं अगर फिर तो रिन्यूअल हो ही नहीं सकनी थी ना, फिर तो बिल्कुल डेड हो जाता वो पूरा। नहीं फिर होता ही ना, फिर तो रिन्यूअल हो ही नहीं सकती ना, आप कह रही हैं।
अगर यहीं पे पता चल जाता रिन्यूअल नहीं होनी तो फिर तो 0.3 हम पे भी ना करते और आगे यूज़ भी नहीं कर सकते थे, फिर तो पूरा 150 एक्सपेंसेस में चला जाता। 14 के एंड पे फिर उसको अमोर्टाइज कर लेते हैं। हाँ अच्छा जी, डन। अब मुझे बता दें फिलहाल इसको कितना अर्सा अमोर्टाइज करें। वो आगे नीचे रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, वो मुझे पता है, वो इंशाल्लाह एक दफा बुक वैल्यू निकल आए तो फिर मैं रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लूंगा। रिकवरेबल अमाउंट तो हमारे साल के एंड की दी हुई है, तो पहले वहां तक पहुंच तो लेने दें। जी बताएं भाई, वर्किंग फॉर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 37.5। यार ओपनिंग में डालना है एडिशन में डालना है सन्स? ओके एडिशन में कहाँ डालना है, ओपनिंग में डालना है। 2012 का खरीदा हुआ है, ओपनिंग में कहाँ से डाल देना है? एडिशन में, वो एडिशन में कहाँ से डाल देना, ओपनिंग में डालना है। 2012 का खरीदा हुआ है, बोले 150। 0.3 की बात कल करेंगे। 0.3 इमटेरियल खर्चा है, उसको कहाँ डाल दिया होगा, P&L में, उसकी बात करेंगे। फिलहाल 150 की डिस्कशन करें सिर्फ। जी एडिशन, जी जी लेस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहीं पे अमोर्टाइजेशन के आगे डाल लें स्लैश इम्पेयरमेंट, और फिर उसमें करेंगे क्या, अमोर्टाइजेशन के नीचे एक लाइन डालेंगे इम्पेयरमेंट। लेकिन मैं अभी पूरा कहानी सुना रहा हूं। लेस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ओपनिंग और इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर। अच्छा जी, इनकी इम्पेयरमेंट नहीं हुई, इसकी इम्पेयरमेंट बता दें। इम्पेयरमेंट का क्या तरीका होता है कि देखो किस दिन खड़े हुए हैं, रिकवरेबल अमाउंट किस दिन की है, जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट होगी उसी दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए होगी। पहली क्लास आप लोगों ने ली थी, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट बताएं, कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। मुझे तो लग रहा है इम्पेयर हो गया। 112 वाली चीज कितना देके जाएगी, 105 से तो कम देके जाएगी, फिर 7. इसको नेगेटिव में नहीं लिखते 7.5 को, इसको फिर डब्बा लगा के जो नीचे टोटल आता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या थी, टाइम सेव करने के लिए, जो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं उसमें। सेकंड ऑप्शन क्या थी, अमोर्टाइजेशन के साथ स्लैश और अमोर्टाइजेशन के नीचे लाइन डालते इम्पेयरमेंट की। अब बीमी निकाल दो, वो ऐड कर देते हो, ओपनिंग भी तो। जी बोले 1 कल पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में। आज हमने एक पैरा नहीं पढ़ा ना, SIC 32 डज नॉट अप्लाई वाला, कल पढ़ेंगे उसमें कि वेब सर्वर का खरीदना टेंजेबल है, इनटेंजेबल वेबसाइट कॉस्ट में नहीं जाएगा। बाकी अब मुझे बता दें क्या क्या इसके नीचे डालते होते हैं, जगह नहीं है। मेजरमेंट बेसिस, अमोर्टाइजेशन मेथड, यूजफुल लाइफ। तो मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट 3 है ना, नीचे डालेंगे। अमोर्टाइजेशन मेथड स्ट्रेट लाइन, नॉट एप्लीकेबल, उसने दिया नहीं हुआ।
नॉट एप्लीकेबल, यूजफुल लाइफ नॉट एप्लीकेबल, आई कैप ने इस तरह लिखा हुआ था नॉट एप्लीकेबल, उसने दी नहीं हुई ना। और हाँ मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, वेबसाइट की उसने नहीं दी हुई ना लाइफ, ऐसे ना देखा करें। 4 लिख दें, बेहतर है 4 लिख दें, जिस जो आपने यूज किया। जी वेबसाइट बनाने में सर्वर को हम यूज करते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक हो सकता है कि वेबसाइट बनाने में अगर कुछ सर्वर यूज हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन उसमें डाल दीजिए, अगर कोई ऐसा डेटा दे दे हो। क्या चीज? नहीं, वो कह रहे हैं कि उसकी डेप्रिसिएशन को इसमें डाल दें, वेबसाइट सर्वर की, वेब सर्वर की, कल बात कर लेंगे। चलो, क्या जहन में सवाल आ रहे हैं मेरे से पूछें। सर आपने यहाँ बताया था कि अगर इसकी जगह 70 होता तो ये सर 5 साल आएगा। हाँ वो तो ज़ाहिरी बात है, मिनिमल नहीं है, उसकी फिर एंट्रीज कल सीखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल फिर वही है कि पीछे से पकड़ के क्यों नहीं डिप्रिशिएट किया? क्योंकि प्रायर ईयर एरर नहीं है, या कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। वो तो अब हुकूमत ने बता दिया कि आज के बाद रिन्यू नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। उससे पहले तो हमें यही पता था कि रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद पता चले रिन्यू नहीं करें। आप सोचें अगर बैलेंस शीट में 150 आता रहे नजर तो यूजर समझेंगे 150 कोई ऐसी चीज है जिसने कभी भी खत्म, यहां तक तो सही था बैलेंस शीट में 150 का आना, लेकिन अगर यहां से ऑनवर्ड भी बैलेंस शीट में 150 आएगा तो मुनासिब नहीं 150 को कितने कितने सालों में खत्म कर दें, रिमेनिंग रिन्यूअल पीरियड में इसको खत्म कर दें। क्लियर? तो होमवर्क में सवाल आज करके आइएगा आप। पास पेपर 6 तो यार वो 7 तो ही है ना, अब तो आप लोगों को नहीं छोड़ना, अब तो आप लोगों की जान लेनी शुरू कर देनी है। पेज 2 से नहीं, इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे देते हैं, और कितना देते हैं। क्वेश्चन 18 करके आइएगा, पेज नंबर 269। भाई अब देखें हर अटेम्प्ट में ना पास्ट पेपर थोड़े बढ़ते रहते हैं, तो अब कोशिश चलें भी रहने दें, हाँ इसको रहने दें, बाद में करेंगे। ठीक है, क्लोज कर दें।